सॉरी छोटा सा शब्द है, पर कहने में उफ कितनी मुश्किल होती है ना? पर क्या इसका कोई बेहतर, कोई स्मार्ट तरीका हो सकता है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं, कुछ रिसर्च और असल जिंदगी के उदाहरणों के साथ। तो सवाल यही है, आखिर इन दो छोटे से शब्दों में ऐसा क्या है कि इन्हें कहना इतना मुश्किल हो जाता है? ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं, और आज हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये सिर्फ हमें ही महसूस नहीं होता। हकीकत में ये विषय है ही बहुत पेचीदा। रिसर्चर्स के लिए तो माफी पर स्टडी करना उतना ही मुश्किल बताया गया है जितना ये पता लगाना कि किसी कटफोड़वा मतलब वुड पेकर को कभी सिरदर्द होता भी है या नहीं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विषय को समझना कितना कठिन है। तो आज के इस सफर में हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले माफी के पीछे का विज्ञान, फिर समझेंगे महंगी सॉरी का कॉन्सेप्ट, जानेंगे एक अच्छी माफी के नियम क्या होते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प बात, सॉरी की जगह थैंक्स कब और क्यों कहना चाहिए, और आखिर में कुछ असल जिंदगी के उदाहरण भी देखेंगे। चलिए तो पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, सिंडी फ्रांस जैसे साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि इस टॉपिक पर रिसर्च करना नैतिक रूप से बहुत मुश्किल है। मतलब आप किसी को लैब में बुलाकर जानबूझकर उसे दुख पहुंचाकर फिर माफी मांगने को तो नहीं कह सकते, है ना? इसीलिए ज्यादातर रिसर्च काल्पनिक सिचुएशंस पर ही आधारित होती है। अब आते हैं एक बहुत ही कमाल के आइडिया पर, जिसे कहते हैं महंगी सॉरी। ये कॉन्सेप्ट कोबे यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट योहोसुके उत्सुबो के 12 साल के लंबे अध्ययन से निकला है, और ये माफी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो ये महंगी माफी आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी माफी जिसमें सिर्फ शब्द न हो बल्कि कोई त्याग, कोई कीमत शामिल हो। ये इस बात का सबूत होता है कि माफी मांगने वाला सच में अपनी गलती को लेकर गंभीर है। योसुके ओत्सुबो ने इस पूरी बात को एक लाइन में समझा दिया है। गलती करने वाले को कितना मूल्य चुकाना पड़ा है, ये मायने रखता है। ध्यान दीजिए, फोकस इस पर नहीं है कि दूसरे इंसान को क्या मिला, बल्कि इस पर है कि माफी मांगने वाले ने क्या खोया या क्या त्याग किया। कुछ ठोस उदाहरण देखें। किसी दोस्त से कहना कि मैं तुम्हारे लिए अपना वीकेंड ट्रिप कैंसिल कर रहा हूँ, ये एक कीमत चुकाना है। और एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है जापान की एक मशहूर सिंगर का, जिन्होंने अपने फैंस से माफी मांगने के लिए अपना सिर मुंडवा लिया था। सोचिए, ये उनके लिए कितनी बड़ी कीमत थी, जो उनके करियर और फैंस के प्रति उनकी गंभीरता को दिखाती है। ठीक है, तो महंगी माफी के अलावा एक असरदार माफी के कुछ और भी नियम होते हैं। चलिए अब उन पर एक नज़र डालते हैं, जो हमें एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं। हवाई यूनिवर्सिटी की एमी इबेसु हबार्ड की रिसर्च के मुताबिक एक अच्छी माफी में ये 6 चीजें होनी ही चाहिए। जिम्मेदारी लेना, सामने वाले के दर्द को समझना, भविष्य में बेहतर करने का वादा, तुरंत मदद की पेशकश, ईमानदारी दिखाना, और हाँ, खेद और माफी जैसे सही शब्दों का इस्तेमाल करना। ये सब मिलकर ही एक सच्ची माफी बनती है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। एलिसन वुडब्रुक्स की रिसर्च बताती है कि भविष्य पर फोकस करने वाली माफी ज्यादा असरदार होती है। जैसे एक स्टडी में पाया गया कि पेरोल बोर्ड के सामने जब कैदी अतीत के बहाने बनाने के बजाय भविष्य का कोई ठोस प्लान बताते हैं, तो उसका असर ज्यादा होता है। मतलब साफ है, वादे बहानों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन एक और बात याद रखने वाली है, टाइमिंग। सिंडी फ्रांस की 20 साल पुरानी रिसर्च आज भी काम की है। बहुत जल्दी हड़बड़ी में माफी मांगना भी बेअसर हो सकता है। कभी कभी दूसरे इंसान को अपनी भावनाओं को समझने और प्रोसेस करने के लिए थोड़ा वक्त देना बहुत जरूरी होता है। अब एक ऐसी टेक्निक पर आते हैं जो बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल है, खासकर छोटी मोटी गलतियों के लिए। सॉरी की जगह एक ज्यादा पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश की जा सकती है। जरा सोच कर देखिए, देरी के लिए सॉरी कहने के बजाय अगर कोई कहे आपके धैर्य के लिए धन्यवाद, तो कैसा लगेगा? या फिर गलत समझने के लिए सॉरी की जगह आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये पूरी बातचीत के मूड को नेगेटिव से पॉजिटिव कर देता है और सामने वाले को सम्मान भी महसूस कराता है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि धन्यवाद कहना दूसरे व्यक्ति के आत्मसम्मान को बढ़ाता है। शियाओ देंग की रिसर्च बताती है कि जब लोगों को सराहा जाता है तो उन्हें ज्यादा संतुष्टि मिलती है। इससे गलती तो स्वीकार हो जाती है, पर फोकस सामने वाली की अच्छाई पर चला जाता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब कुछ असल जिंदगी के उदाहरण देखते हैं कि ये सारी रणनीतियां असल में काम कैसे करती हैं। यहाँ 2 बेहतरीन उदाहरण हैं।
किंटकी के गवर्नर एंडी बशीर ने पहले प्राइवेट में फ़ोन करके माफ़ी मांगी और फिर पब्लिक में आकर पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने सारे सही काम किए। और KFC, जब उनके पास चिकन खत्म हो गया तो उन्होंने सिचुएशन को बड़े ही ह्यूमर और ईमानदारी से संभाला, अपनी गलती मानी और अपने कस्टमर्स को धन्यवाद दिया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये हैं सबसे ज़रूरी बातें। अपनी माफ़ी को असरदार बनाने के लिए उसमें कोई कीमत जोड़ें। अतीत के बहानों पर नहीं, भविष्य के एक्शन पर फोकस करें। जहां सही लगे, सॉरी की जगह धन्यवाद का इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी, हमेशा ईमानदार रहें और जिम्मेदारी लेने से ना कतराएं। और अब आखिर में ये सवाल सोचने के लिए, आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसे ध्यान में रखते हुए अगली बार जब माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़े तो उसे और बेहतर और असरदार बनाने के लिए क्या किया जा सकता है।